हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग। तो आज हम लोग बात करेंगे सोशियोलॉजी और यूजीसी नेट के प्रिपरेशन की। हम लोग पहले इसके फॉर्मेट के बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि इसका फॉर्मेट क्या है एग्ज़ाम का। तो इस एग्ज़ाम में दो पेपर आपके सामने हैं। एक पेपर है जो कि आपके सामान्य अध्ययन से जुड़ा हुआ है और दूसरा आपका सब्जेक्ट है। तो पेपर फर्स्ट में आपको 50 क्वेश्चन मिलते हैं और पेपर सेकंड में आपको 100 क्वेश्चन मिलते हैं। नंबर दो हैं, दोनों में सेम है। तो इस तरीके से कुल 150 क्वेश्चन है और 150 क्वेश्चन पर आपको 300 नंबर बनते हैं। तो इन 300 नंबर में आपको कितने नंबर लाने हैं, कट ऑफ क्या है, तो इस पर भी हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। 300 में से कम आपको 52 से 59% कैटेगरी वाइज है कि आप जनरल कैटेगरी में हैं तो आपको 59% के आसपास आपका कट ऑफ बनता है, और आपकी कैटेगरी दूसरी है तो वो 52 से 59 के बीच में आपको मार्क्स लाने हैं। और अगर आपको जेआरएफ करना है तो ये लेक्चरशिप की बात है, अगर आपको जेआरएफ करना है तो जेआरएफ में आपको 62 से 69% या 59 से 69 के बीच में डिपेंड करता है कि आप किस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। तो इस तरीके से आपको मार्क्स लाने होते हैं। तो पेपर फर्स्ट में सामान्य अध्ययन है जिसमें आपका रिसर्च है, कुछ एजुकेशन से जुड़े हुए इश्यूज़ हैं, पॉलिसीज़ हैं, जीके हैं, रीजनिंग है, मैथ है, तो उसके बारे में आपको स्टडी करनी है। और पेपर सेकंड आपका सब्जेक्ट है। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। पेपर 1 1 घंटे का है और पेपर 2 2 घंटे का। टोटल आपके पास 3 घंटे हैं। तो ये कुछ फॉर्मेटिंग के बारे में हम लोगों ने बात की। अब आते हैं कि किस तरीके से हम तैयारी करेंगे, हाउ टू प्रिपेयर योर सब्जेक्ट फॉर योर कंपटीशन। तो पहली बात यह है कि बहुत सारे एग्ज़ाम होते हैं, उन सारे एग्ज़ामों का अपना अपना एक नेचर होता है, तो उस नेचर के हिसाब से हम तैयारी करते हैं। सिविल का अपना नेचर है, नेट का अपना नेचर है। जो नेट एग्जामिनेशन है वो ऑब्जेक्टिव है, यानी कि आपको जो क्वेश्चन आते हैं वो ऑप्शनल आते हैं, आपको टिक करना होता है। तो जो इसका नेचर है, नेट के एग्ज़ाम का नेचर ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव में क्या है कि आपको चीज़ों को पैरेलल में स्टडी करनी है, गहनता में नहीं जाना है, डिटेल में नहीं जाना है। आपको क्या करना है, आपके सब्जेक्ट से जुड़े हुए जितने भी इंफॉर्मेशन हैं, जितनी भी सूचनाएं हैं, उन सूचनाओं को आपको टच करना है, आपको उसको छू करके निकलना है, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है। मैं एक उदाहरण देता हूँ। जैसे पूछा जाएगा कि डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म कंसेप्ट किसका है, तो आपको 4 ऑप्शन आपके पास हैं। अगर आपके पास इंफॉर्मेशन होगी कार्ल मार्क्स के बारे में तो आप उसको टिक कर देंगे। लेकिन यही चीज़ कि डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म के बारे में बताइए, फिर आप कार्ल मार्क्स के जितने भी सिद्धांत हैं उन सिद्धांतों में डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म, फिर डायलेक्टिकल टर्म किसने दिया, मटेरियलिज्म टर्म किसने दिया, मतलब एक तरीके से उसको एक्सप्लोर करना है। इसमें आपको गहन ज्ञान की जरूरत है, डेप्थ नॉलेज की जरूरत है। तो चूंकि नेट का जो पैटर्न है वो ऑब्जेक्टिव है, इसलिए आपको पैरेलल में स्टडी करनी है, वर्टिकल में नहीं, आपको गहनता में नहीं जाना है। एक चीज। दूसरी चीज हम आते हैं कि आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो सिर्फ एक बात मैं आपसे कहूँगा कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है। सफलता की कोई बहुत जो ट्रिक आपको यूट्यूब पर मिल जाएगी, गूगल पे मिल जाएगी, बहुत सारी चीज़ें, लोग बहुत सारे तरीके बताएंगे कि इन तरीक़ों से हम क्रैक कर लेंगे, उन तरीक़ों से हम क्रैक कर लेंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है। मेहनत का कोई विकल्प नहीं है, आपको पढ़ना ही पढ़ना है। और पर डे कम से कम आपको 6 घंटे की पढ़ाई करनी होगी। आपको अपने जो सोशल मीडिया है उसको एक तरफ रखना है, आपको जो बहुत सारे दायित्व हैं उसको एक तरफ रखना है, यारी दोस्ती एक तरफ रखना है, और 3 महीने के लिए आप बिल्कुल भूल जाइए कि आप समाज के सदस्य हैं, तो ही आपका नेट क्रैक हो पाएगा। अदरवाइज आप जो है सेकंड अटेम्प्ट करेंगे, थर्ड अटेम्प्ट करेंगे, और हर अटेम्प्ट के बाद आपके ऊपर प्रेशर बढ़ता चला जाएगा। तो एक तो तैयारी का प्रेशर और दूसरा अटेम्प्ट, तो इसमें फिर जो है नेट निकालना बड़ा मुश्किल होता है। पहले अटेम्प्ट को आप लास्ट अटेम्प्ट मान करके चलिए कि ये अंतिम अटेम्प्ट है, इसके बाद फिर हमको कोई चांस नहीं मिलने वाला है। तो इस तरीके से इसको आप कंसीडर करिए इस एग्ज़ाम को। इसके अलावा मैं आपसे 3 बिंदुओं के बारे में और चर्चा करूंगा जिस पर हमको पूरा सब्जेक्ट समझना है।
तो पहला पॉइंट है, जब आप किसी सब्जेक्ट को समझते हैं तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन क्या है आपके पास। क्योंकि हमने पहले आपसे कहा कि जो नेट का एग्जामिनेशन है वो इंफॉर्मेटिव है, ऑब्जेक्टिव है, तो आपको हर एस्पेक्ट की इंफॉर्मेशन अपने पास रखनी है। तो पहला पॉइंट जिस पर आपको मेहनत करनी है वो है इंफॉर्मेशन। किसके बारे में? इंफॉर्मेशन अबाउट थिंकर्स एंड कंसेप्ट। थिंकर्स के बारे में आपके पास क्या इंफॉर्मेशन है, और इसके अलावा जो कंसेप्ट आपके सब्जेक्ट में दिए गए हैं उसके बारे में आप क्या जानते हैं। थिंकर्स में 3 चीजें आपको ध्यान रखनी है। पहला, थिंकर्स की बुक, दूसरा उसका कंसेप्ट, और तीसरा उसके बारे में जो और लोगों ने कहा, या तो उन्होंने एंडोर्स किया होगा या तो उन्होंने उसको क्रिटिसाइज किया होगा। तो दोनों चीजें आपको ध्यान में रखनी है। कंसेप्ट के बारे में जब आप पढ़ेंगे तो उसके बारे में मतलब एक ही लोगों ने कई कंसेप्ट दिए हैं या एक ही कंसेप्ट कई लोगों ने दिए हैं, तो उन चीज़ों को आपको समझना है। तो दूसरा हमारा जो स्टेप है वो आता है अंडरस्टैंडिंग। पहला स्टेप है इंफॉर्मेशन, दूसरा स्टेप है अंडरस्टैंडिंग। तो हाउ टू क्रिएट अंडरस्टैंडिंग अबाउट द सब्जेक्ट, ये सवाल आता है। तो अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने एक मेथड डेवलप किया है जो मैं आप सबके साथ शेयर कर रहा हूँ। उसका नाम है सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस मेथड। तो जब आप किसी चीज़ को पढ़ते हैं, किसी कंसेप्ट को पढ़ते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप जेंडर को पढ़ते हैं तो जेंडर टर्म को जब आप फैमिली में पढ़ते हैं तो उसको अलग रेफरेंस में यूज़ किया गया है, जब आप पॉलिटी में पढ़ते हैं तो उसको अलग यूज़ किया गया है, जब आप इकोनॉमी में पढ़ते हैं तो उसको अलग यूज़ किया गया है, जब आप साइंस में पढ़ते हैं उसको अलग यूज़ किया गया है। तो एक टर्म की फ्रीक्वेंसी आपके सामने है, वो बार बार आपके सामने आती है, लेकिन उसकी मीनिंग अलग अलग आपको देखने को मिलती है। तो एक सेम वर्ड जिसकी अलग अलग मीनिंग है। तो जब आप ऐसे बहुत सारे, आप चाहे वैल्यू को ले लीजिए, आप चाहे स्टेटस को ले लीजिए, तो ऐसे बहुत सारे शब्द, बहुत सारे टर्म, बहुत सारी अवधारणाएं, बहुत सारे तथ्य आपको देखने को मिलेंगे जिनके अलग अलग अर्थ हैं। तो हम उनको रेफरेंस वाइज समझने की कोशिश करेंगे। इसमें एक चीज़ और है कि जब आप सोशियोलॉजी में तैयारी कर रहे हैं तो आपको थियरी के साथ साथ जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है, यानी कि जो करंट सोसाइटी है, करंट सोसाइटी से जुड़े हुए जो इश्यूज हैं उस पर भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो आप जो है कंसेप्ट के साथ साथ अपने करंट को भी इम्प्रूव, उसको मजबूत करते चलिए। कैसे? उसके लिए आप डेली कम से कम एक न्यूज़पेपर तो आप पढ़ें ही पढ़ें। आप कुछ जो पत्रिकाएं हैं उनको भी पढ़ने की आदत डालें, जैसे योजना और कुरुक्षेत्र, बहुत महत्वपूर्ण पत्रिकाएं हैं। ये सिर्फ न नेट के लिए बल्कि बहुत सारी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ये पत्रिकाएं बड़ी महत्वपूर्ण हैं। बाकी करंट अफेयर्स के लिए आप प्रतियोगिता दर्पण को भी देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो इन्फॉर्मेशन और जो अंडरस्टैंडिंग है वो हम लोगों का काम है। आपके साथ हम आपकी इंफॉर्मेशन बढ़ाने में मदद करेंगे, आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने में मदद करेंगे। लेकिन जो तीसरा स्टेप है वो है प्रैक्टिस। तो आपको प्रैक्टिस पर बहुत ध्यान देना है, वो आपका काम है। क्योंकि आपके पास कितनी भी इंफॉर्मेशन हो, कितना भी ज्ञान हो, कितना भी आपके अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो, लेकिन अगर प्रैक्टिस नहीं है, अभ्यास नहीं है, तो निश्चित रूप से यकीन मानो कि जब आप एग्जाम में बैठोगे तो आप सही जानते हुए भी आप गलत अटेम्प्ट करके आ जाओगे। बिना प्रैक्टिस के आपका जो ज्ञान है वो अधूरा है, वो किसी काम का नहीं है। तो जब हम आपको यूनिट वाइज पढ़ाना शुरू करेंगे तो आपको प्रैक्टिस सेट देंगे। प्रैक्टिस सेट आपको नियत समय पर आपको करना है। 100 के जो MCQ हैं या 200 के, वो सेट हम लोग बना करके आपको प्रोवाइड करेंगे और आपको उसको सॉल्व करना है, आपको प्रैक्टिस करनी है। तो ये 3 पॉइंट बिल्कुल अपने दिमाग में रखो, और इसके अलावा और कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। एक चीज़ और है, बच्चे पूछते हैं कि सर किसी टर्म को लेकर के हम इंटरनेट पर निर्भरता कितनी अच्छी है, कितनी खराब है, क्या है। तो इंटरनेट में एक ही टर्म को लेकर के बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बातों को बताया है, अपने अपने तरीके से बताया है, तो वो कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं। तो आप जो एक ऑथेंटिक बात है वो आप जो इग्नू के नोट्स हैं या जो NCERT की बुक्स हैं तो उसमें देखते हैं, जिसको लेकर के हम लोग नोट्स बनाते हैं। तो जो लेक्चर नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करूंगा
उसको आप ऑथेंटिक मानो, उसमें जो लिखी हुई बातें हैं वो स्टैंडर्ड हैं, वो प्रामाणिक हैं, वो मानक हैं। तो ये रहा कुछ जो स्टेप है किस तरीके से हम लोग पढ़ेंगे। इसके अलावा आपको कुछ बुक्स की मदद लेनी पड़ेगी, जिसमें जो सामाजिक विचारक हैं तो हरिकृष्ण रावत की एक किताब आती है रावत पब्लिकेशन से, उसको आप परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा दोषी जैन के सामाजिक सिद्धांत पर इनकी कुछ किताबें हैं सामाजिक सिद्धांत के नाम से, वो भी आप परचेज कर सकते हैं। राम आहूजा की है भारतीय समाज और भारतीय समाज में समस्याएं, तो ये 2 किताबें आप उनकी भी परचेज कर सकते हैं। एक मेरी किताब है भारतीय समाज के नाम से, जिसमें डेमोग्राफिक अगर आपको एनालिसिस समझनी है तो आप उसको भी परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा जो मेरे नोट्स हैं, प्लस डेली आपको एक न्यूज़पेपर पढ़ना है, योजना और कुरुक्षेत्र, इसके अलावा और कुछ नहीं। जो आपके क्वेरीज होंगे उसको हम लोग सॉल्व करेंगे ड्यूरिंग लेक्चर्स एंड आफ्टर लेक्चर्स एंड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द कोर्स ऑल्सो। तो ये सारी चीज़ें हैं। हम लोग आपको क्या क्या प्रोवाइड करेंगे, तो ये 3 महीने का आपका पूरा कोर्स है। 3 महीने का कोर्स है जिसमें डेली टेस्ट होगा, यूनिट वाइज टेस्ट होगा और टेस्ट सीरीज कंडक्ट की जाएगी। इसके अलावा क्लास नोट्स के अलावा आप जब क्लास पूरी हो जाएगी, क्लास पूरी होने के बाद ऑफलाइन भी आप जो है अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आती है तो आप ऑफलाइन भी थ्रू द फोन, थ्रू द मैसेज, थ्रू द मेल आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और किसी भी इशू पर, किसी भी क्वेरी को आपको हम लोग एट द टाइम जब आपको ज़रूरत होगी तो हम लोग उसको सॉल्व करेंगे, उसको पूरा करेंगे। तो ये कुछ जो है प्रारूप है समाजशास्त्र में जब आप नेट की तैयारी करते हैं। तो आज हम लोग देखते हैं कि ये कंटेंट क्या है। ओवरऑल एक बार हम लोग देखते हैं कि समाजशास्त्र में जब हम नेट की तैयारी करने जाते हैं तो किन किन चीज़ों को हमको पढ़ना है। हमारे पास 10 यूनिट हैं। जो 10 यूनिट हैं वो अलग अलग विषयों को लेकर के हैं। तो देखते हैं क्या क्या पढ़ना है हम लोगों को। पहली यूनिट है थिंकर्स के बारे में, जिसमें आपको 26 थिंकर पढ़ने हैं। तो इसमें जो पहला आपको पॉइंट है क्लासिकल सोशियोलॉजिकल थिंकर। सोशियोलॉजिकल थ्योरी है आपकी यूनिट का नाम, इसमें क्लासिकल सोशियोलॉजिकल थिंकर है। क्लासिकल सोशियोलॉजिकल ट्रेडिशन में आपको वेबर, मार्क्स और दरखाइम को पढ़ना है। ये फाउंडिंग फादर्स हैं सोशियोलॉजी के, इनको आपको पढ़ना है। इसके बाद फिर आपका आता है संरचनात्मक प्रकारवाद, स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म एंड स्ट्रक्चरलिज्म। तो ये स्ट्रक्चरलिज्म क्या है, फंक्शनलिज्म क्या है, स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म क्या है, इसको जानने समझने के बाद हम ये 5 थिंकर हमारे पास हैं जिनको हम पढ़ेंगे। इसके बाद फिर आता है हमारा हर्मेनेटिक एंड इंटरप्रेटिव ट्रेडिशन, व्याख्यात्मक जो परंपरा है, उसमें हमारे पास 6 थिंकर हैं, मीड, मैनहीम, शुड्ज, गार्फिंकर, गॉफमैन एंड गीट्ज। जो क्लासिकल सोशियोलॉजिकल थिंकर हैं, उसके अलावा जो संरचनात्मक प्रकारवादी या जो स्ट्रक्चरलिज्म से जुड़े हुए जो थिंकर हैं, तो उनमें एक कोरिलेशन है, वही कोरिलेशन आगे बढ़ता है। तो संरचनावाद, संरचनात्मक प्रकारवाद उसको आगे बढ़ाता है आपका मीड का ट्रेडिशन या मैनहीम का ट्रेडिशन या शुड्ज का ट्रेडिशन या गारफिंकल। जब आप प्रघटना शास्त्र पढ़ते हैं तो आपको कहीं न कहीं लगता है कि हाँ, मैक्स वेबर को अच्छे से पढ़ा है, इसलिए हमको प्रघटना शास्त्र अच्छे से समझ में आ रहा है। फिर पोस्ट मॉडर्निज्म, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म एंड पोस्ट कॉलोनिज्म। तो अगर आपने स्ट्रक्चरलिज्म को अच्छे से पढ़ा है तो आप पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। चीजें वही हैं, उनका विस्तार किया गया है, उसमें कुछ कमियां हैं, उनको ट्रेस आउट किया गया है, कुछ चीजें ऐड की गई हैं। तो शुरू से जब आप पढ़ना शुरू करते हैं तो वही चीजें आगे विस्तारित होती चली जाती हैं। इसमें आपके 6 सामाजिक विचारक हैं, जिसमें एडवर्ड सैड हैं, पियरे बोर्दियू, मिशेल फूको, हेबरमास, एंथोनी गिडेंस एंड मैनुएल कैस्टल्स। इन सब के एक एक अपना जो है कोर
थॉट है उसी थॉट को एक्सप्लोर करना है। फिर इंडियन थिंकर्स आते हैं जिसमें M.K. गांधी, अंबेडकर और मुखर्जी, घुर्ये, श्रीनिवास और कार्वे। तो सबसे जो महत्वपूर्ण है इसमें घुर्ये, श्रीनिवास, कार्वे, अंबेडकर। बाकी मुखर्जी को भी पूछा जाता है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा पूछा जाए अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ, आगे कितना पूछा जाता है डिपेंड करता है। लेकिन आपको अंबेडकर, घुर्ये, श्रीनिवास और कार्वे पर खासा मेहनत करनी है, क्योंकि M.N. श्रीनिवास सिर्फ यही नहीं, जब आप रूरल अर्बन सोसाइटी जब पढ़ते हैं तो उसमें भी इनको आप पढ़ेंगे। घुर्ये जो कि फाउंडिंग फादर ऑफ इंडियन सोशियोलॉजी हैं, उनको पढ़ना है। कार्वे जब आप किनशिप पढ़ते हैं तो आपको फैमिली में भी इनको देखना है, यहाँ पर तो देखना है, जो रूरल सिस्टम है, ज्वाइंट फैमिली है, तो वहाँ पर भी आपको देखना है। नेक्स्ट आता है रिसर्च मेथोडोलॉजी। तो रिसर्च मेथोडोलॉजी में सोशल रियलिटी को किस तरीके से हम कंसेप्चुलाइज करते हैं, तो उसको लेकर के एक आपकी यूनिट में फिलोसफी ऑफ साइंस, साइंटिफिक मेथड एंड एपिस्टेमोलॉजी इन सोशल साइंस, hermeneutic traditions, objectivity and reflexivity in social science and ethics and politics। तो इसके थ्रू आप जो है जो सोशल रियलिटी है उसको कंसेप्चुलाइज करते हैं। यहाँ पर मैं आपसे एक और बात कहता हूँ कि जब भी आप रिसर्च मेथोडोलॉजी पर चर्चा करते हैं तो एक रफ आइडिया आपके दिमाग में आना चाहिए। शायद आपने इसको उसमें भी पढ़ा होगा, डिजर्टेशन में भी पढ़ा होगा। आपने जब एमए किया होगा तो उसमें डिजर्टेशन पेपर होता है, और जो सोशल रिसर्च है वो भी एक पेपर है। तो एक रफ आइडिया मेरे ख्याल से आपके दिमाग में होना चाहिए कि रिसर्च क्या है, रिसर्च की जो मेथोडोलॉजी क्या है, रिसर्च डिज़ाइन क्या है, हाइपोथेसिस क्या है, सैम्पलिंग क्या है। तो एक हल्का हल्का जो है आइडिया आपके दिमाग में होना चाहिए। तो इसको हम लोग इस तरीके से समझने की कोशिश करते हैं कि सपोज करो कि सोसाइटी में कोई प्रॉब्लम है, तो उस प्रॉब्लम को सोशियोलॉजी कैसे डील करेगी। तो सोशियोलॉजी उसको एक साइंटिफिक तरीके से डील करेगी। साइंटिफिक तरीके से जो जब डील करने की बात आती है तो उसके अपने कुछ स्टेप आते हैं, उन्हीं स्टेप को आपको इसमें पढ़ना है। आपको रिसर्च डिजाइन को फॉर्मुलेट करना है, तो इसमें जो रिसर्च डेटा, डॉक्यूमेंट्स, इंडक्शन, डिडक्शन, फैक्ट, कंसेप्ट, थ्योरी, हाइपोथेसिस, रिसर्च, और ये आपके जो क्वेश्चंस हैं, ऑब्जेक्टिव वगैरह, इनको आपको देखना है। नेक्स्ट है क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव मेथड। इसमें एथनोग्राफी, सर्वे मेथड, हिस्टोरिकल मेथड, कंपैरेटिव मेथड। तो यहाँ पर भी बहुत सारे ऐसे मेथड हैं, बहुत सारे ऑब्जर्वेशन के तरीके हैं जिनका जो प्रयोग है वो किसी संरचनावादी ने किया होगा, किसी प्रकारवादी ने किया होगा। जैसे एथनोग्राफी है तो इसका प्रयोग जो है किसी पर्टिकुलर स्कॉलर ने किया था, जिसको हम मैलिनोव्स्की के नाम से जानते हैं। आगे हम पढ़ेंगे जो ऑब्जर्वेशन है, जिसमें सहभागी अवलोकन है, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन है, उसको भी मैलिनोव्स्की ने किया है। तो जैसे जैसे हम थिंकर पढ़ करके समझे, उसी से जो आगे हमको जो समझना है वो आसान होगा। नेक्स्ट देखते हैं टेक्निक्स हैं, जिसमें सैम्पलिंग, ये डेटा कलेक्शन टेक्निक्स हैं, जिसमें सैम्पलिंग है। तो सैम्पलिंग के बाद फिर हम क्वेश्चनार पर आते हैं, शेड्यूल है, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस है, ऑब्जर्वेशन है, इंटरव्यू है, केस स्टडी है। तो ये सब डेटा कलेक्शन के टेक्निक्स हैं कि किसके माध्यम से हमने इंटरव्यू के माध्यम से डेटा लिया, हमने क्वेश्चनार के माध्यम से डेटा लिया, हमने शेड्यूल के माध्यम से डेटा लिया, फिर उसको इंटरप्रेट करना, डेटा एनालिसिस एंड रिपोर्ट राइटिंग, यानी कि टू मेक द जनरलाइजेशन ऑफ योर फाइंडिंग्स। फिर तीसरा जो चैप्टर है, तीसरी यूनिट है, वो बेसिक कंसेप्ट एंड इंस्टीट्यूशन पर है, जिसमें सोशोलॉजिकल कंसेप्ट है, सोशल स्ट्रक्चर, कल्चर, नेटवर्क, स्टेटस एंड रोल, आइडेंटिटी, कम्युनिटी, डायस्पोरा, वैल्यूज, नॉर्म्स एंड रूल्स, पर्सनहुड, हैबिट्स एंड एजेंसीज, ब्यूरोक्रेसी, पावर एंड अथॉरिटी। अब मैं फिर वही बोलूंगा, आपने वेबर को पढ़ा है, ब्यूरोक्रेसी समझ में आएगी, पावर समझ में आएगी, अथॉरिटी समझ में आएगी,
आपने ग्रेडियंस को पढ़ा है, आपको एजेंसी समझ में आएगी। तो इस तरीके से बहुत सारी चीजें हैं जो आप अब पढ़ चुके हैं, तो इसलिए आपको आगे समझना आसान होगा। सोशल इंस्टीट्यूशंस, मैरिज, फैमिली, किनशिप, इकोनॉमी, पॉलिटी, रिलीजन, एजुकेशन, लॉ एंड कस्टम। स्ट्रेटिफिकेशन में आपका आता है सोशल डिफरेंसेस, हायरार्की, इनइक्वालिटी, मार्जिनलाइजेशन, कास्ट एंड कास्ट, जेंडर, सेक्सुअलिटी एंड डिसेबिलिटी, रेस, ट्राइब एंड एथनिसिटी। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, कंसेप्ट। इसको आपको आगे एक्सप्लोर करना है। सोशल चेंज, इवोल्यूशन, डिफ्यूजन, मॉडर्नाइजेशन एंड डेवलपमेंट, सोशल ट्रांसफॉर्मेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, सोशल मोबिलिटी, इन्हीं सबको आपको आगे के जो यूनिट्स हैं उसमें एक्सप्लोर करना है। तो अगर यहाँ पर आपने ध्यान से पढ़ लिया तो आगे आपके लिए बहुत इजी हो जाता है। चौथा है रूरल एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। तो इसमें रूरल एंड पीजन सोसाइटी, कास्ट ट्राइब सेटलमेंट, एग्रेरियन सोशल स्ट्रक्चर एंड इमर्जेंट क्लास रिलेशन, लैंड ओनरशिप, एग्रेरियन रिलेशन, आजकल जो हो रहा है फार्मर एजिटेशन जो हो रहा है या जो लेबर एजिटेशन हो रहा है, तो ये जब आप न्यूज़पेपर में देखते हैं फिर यहाँ पर पढ़ते हैं तो आपको समझना आसान हो जाता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि कोई एक न्यूज़पेपर पर डे आप पढ़िए। पीजेंटाइजेशन, माइग्रेशन, एग्रेरियन अनरेस्ट, पीजेंट मूवमेंट, चेंजिंग इंटर कम्युनिटी रिलेशन एंड वायलेंस। फिर अर्बन सोसाइटी आ जाता है, अर्बनिज्म, अर्बनिटी एंड अर्बनाइजेशन, टाउन, सिटी, मेगा सिटी, इंडस्ट्री, सर्विस एंड बिजनेस, नेबरहुड, स्लम्स एंड एथनिक एनक्लेव्स, मिडिल क्लास एंड गेटेड कम्युनिटी, अर्बन मूवमेंट एंड वायलेंस। ये सारी जो बातें हैं, ये सारे कंसेप्ट किसी न किसी पर्टिकुलर थिंकर से, किसी न किसी पर्टिकुलर थॉट से अफिलिएटेड हैं, तो इसके सहारे हम उनको भी पढ़ेंगे। ठीक है। हमारा जो पांचवी यूनिट है वो स्टेट पॉलिटिक्स एंड डेवलपमेंट देखते हैं। इसमें क्या है, पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया। यहाँ ट्राइब से शुरू होता है, ट्राइब, नेशन, स्टेट एंड बॉर्डर। अगर आपने गिडेंस को पढ़ा तो आपको नेशन, स्टेट एंड बॉर्डर समझ में आएगा। आपने जे.एच. कालिया को पढ़ा, आपने इंडियन सोसाइटी से जुड़े हुए जो थिंकर हैं, चाहे वो अंबेडकर हो, चाहे वो घुरियो हो, जब आप उनको पढ़ते हैं तो आपको ट्राइब समझ में आता है। ब्यूरोक्रेसी देखिए फिर आ गया। मैंने जब आपको अंडरस्टैंडिंग पढ़ाई थी तो मैंने कहा था कि आपको कोई एक टर्म बार बार आता है और उसके जो अर्थ होते हैं वो अलग अलग होते हैं। तो ये सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस मेथड, आपको ये सारे टर्म एक जगह लिखने हैं और इनके रेफरेंस देते हुए अलग अलग तरीके से इसको समझना है। गवर्नेंस, डेवलपमेंट, पब्लिक पॉलिसी हो गया, लिवलीहुड्स हो गया, पॉलिटिकल कल्चर, ग्रास रूट डेमोक्रेसी, लॉ एंड सोसाइटी। अभी हमने लॉ एंड कस्टम देखा, यहाँ पर लॉ एंड सोसाइटी, जेंडर एंड डेवलपमेंट, करप्शन, रोल ऑफ इंटरनेशनल डेवलपमेंट, जेंडर, इसको आप ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये आगे भी आपको आपके सामने ये आएगा। सोशल मूवमेंट्स हैं जिसमें पॉलिटिकल फैक्शंस हैं, प्रेशर ग्रुप हैं, मूवमेंट बेस्ड एंड ऑन कास्ट, एथनिसिटी, आइडियोलॉजी, जेंडर, डिसेबिलिटी, रिलीजन एंड रीजन। तो जो मूवमेंट होते हैं जो कास्ट बेस्ड होते हैं, एथनिसिटी बेस्ड होते हैं, आइडियोलॉजी बेस्ड होते हैं, जेंडर बेस्ड होते हैं, डिसेबिलिटी बेस्ड होते हैं, रिलीजन एंड रीजन, क्षेत्र के आधार पर, धर्म के आधार पर, विचार के आधार पर और जाति के आधार पर, प्रजाति के आधार पर जो संघर्ष हो रहे हैं, मूवमेंट हो रहे हैं, इनको आपको समझना है। सिविल सोसाइटी, सिटीजनशिप, एनजीओ एक्टिविज्म एंड लीडरशिप, रिजर्वेशन एंड पॉलिटिक्स, इनके बारे में आपको देखना सुनना है। हम छठी यूनिट की बात करते हैं जो कि इकोनॉमी एंड सोसाइटी। तो इसमें एक्सचेंज, गिफ्ट, कैपिटल, लेबर एंड मार्केट, मोड ऑफ प्रोडक्शन, हमने वहां पर मार्क्स को पढ़ा था, उनके मोड ऑफ प्रोडक्शन को हम यहाँ पर मोड ऑफ प्रोडक्शन देख रहे हैं। प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी रिलेशनशिप, स्टेट एंड मार्केट, वेलफेयरिज्म एंड न्यू लिबरलिज्म की बात हम यहाँ पर देख रहे हैं। मॉडल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, पॉवर्टी एंड एक्सक्लूजन, फैक्ट्री एंड इंडस्ट्री सिस्टम। तो ये आपका कुछ और यहाँ पर पॉइंट है। चेंजिंग नेचर ऑफ रिलेशंस, जेंडर एंड लेबर प्रोसेस, यहाँ पर फिर जेंडर आया। बिजनेस एंड फैमिली, डिजिटल इकोनॉमी, ई कॉमर्स, ग्लोबल बिजनेस एंड कॉर्पोरेट, टूरिज्म एंड कंजम्पशन। तो ये कुछ अपडेट करके आपके सामने यहाँ पर
जो फैक्ट हैं वो रखे गए हैं जिन्हें आपको समझना है, जो करंट सिनारियो में चल रहे हैं, जो कंटेम्पररी, जो वर्तमान समाज के एक महत्वपूर्ण हिस्से के तौर पर आपके सामने आते हैं, वो यहाँ पर रखे गए हैं। फिर एनवायरनमेंट एंड सोसाइटी बहुत महत्वपूर्ण है और कुछ नया भी है, ट्रेडिशनल सोशियोलॉजी से थोड़ा सा हट करके है, तो इसलिए इसको भी आपको समझना है। सोशल एंड कल्चरल इकोलॉजी, डाइवर्स फॉर्म, टेक्नोलॉजिकल चेंज, जो ये टेक्नोलॉजिकल चेंज है ये आपको जब साइंस में पढ़ेंगे तो वहां पर भी यही है। एग्रीकल्चर, बायोडाइवर्सिटी, इंडिजीनियस नॉलेज सिस्टम एंड एथनो मेडिसिन, ये नया टॉपिक है, इसको भी समझना है, किसने दिया है, किस रेफरेंस ने दिया है, ये सारी चीजें आपको समझनी है। जेंडर देखिए यहाँ पर फिर आया, जेंडर एंड एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट पॉलिसीज, आदिवासीज एंड एक्सक्लूजन, इकोलॉजी, डिग्रेडेशन एंड माइग्रेशन, डेवलपमेंट, डिस्प्लेसमेंट एंड रिहेबिलिटेशन। फिर वाटर एंड सोशल एक्सक्लूजन, डिजास्टर एंड कम्युनिटी रिस्पॉन्सेज, एनवायरनमेंट, पोल्यूशन, पब्लिक हेल्थ एंड डिसेबिलिटी। देखिए डिसेबिलिटी की भी फ्रिक्वेंसी काफी है। क्लाइमेट चेंज एंड इंटरनेशनल पॉलिसीज, अभी हमने इंटरनेशनल रिलेशन देखा, यहाँ पर इंटरनेशनल पॉलिसीज देख रहे हैं, लेकिन ये किस रेफरेंस में है? क्लाइमेट चेंज, जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है उसके संबंध में भारत के अपने क्या नीति कानून हैं, बेल्जियम के क्या हैं, यूएसए के क्या हैं, स्विट्जरलैंड के क्या हैं, ब्रिटेन के क्या हैं, ऑस्ट्रेलिया क्या है, चाइना क्या है, तो ये सब आपको समझना होगा। एनवायरमेंटल मूवमेंट। नेक्स्ट है जो 8th यूनिट है, फैमिली, मैरिज एंड किनशिप। आपने जब कंसेप्ट पढ़ा तो कंसेप्ट में भी फैमिली के बारे में आपने देखा, मैरिज के बारे में आपने देखा, किनशिप आप देखते हैं। यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर जो थ्योरेटिकल अप्रोचेज हैं फैमिली और मैरिज को लेकर के, जिसमें स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट और अलायंस एंड कल्चर, जो ये अप्रोचेज हैं, इसको हमको देखना है कि ये क्या इसमें कुछ नई चीजें क्या जुड़ी हैं। तो ये आपका थ्योरेटिकल अप्रोचेज हुआ। फिर जेंडर रिलेशंस, जेंडर अगेन एंड पावर डायनामिक्स, इनहेरिटेंस, सक्सेशन एंड अथॉरिटी। जो प्रॉपर्टी का जो कानून है, प्रॉपर्टी लॉ है, उत्तराधिकार के जो नियम है, वो उससे आपको यहाँ पर देखना है। तो यहाँ पर कहीं कहीं लॉ का इन्वॉल्वमेंट भी आपको देखने को मिलता है। चिल्ड्रन, यूथ एंड अर्ली इमोशंस एंड फैमिली, इमर्जेंट फॉर्म ऑफ फैमिली, चेंजिंग मैरिज प्रैक्टिसेस, चेंजिंग केयर एंड सपोर्ट सिस्टम, फैमिली लॉज, डोमेस्टिक वायलेंस एंड क्राइम अगेंस्ट वुमेन, ऑनर किलिंग। ये आपका जो है 8th यूनिट है, जो फैमिली, मैरिज और किनशिप था। 9th में देखते हैं साइंस, टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी। इसमें क्या है? हिस्ट्री ऑफ टेक्निकल डेवलपमेंट। तो टेक्निकल डेवलपमेंट की जब आप बात करेंगे तो निश्चित रूप से आप मार्क्स की चर्चा करेंगे, आप वेबलेन की चर्चा करेंगे, क्योंकि इन दोनों लोगों ने टेक्नोलॉजी को चेंज का एक इंपॉर्टेंट बेसिस बताया है। चेंजिंग नोशंस ऑफ टाइम एंड स्पेस, फ्लोज एंड बाउंड्रीज। फिर यहाँ पर आपको गाइडेंस को देखना पड़ेगा। वर्चुअल कम्युनिटी, मीडिया, प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक, विजुअल एंड सोशल मीडिया, ई गवर्नेंस एंड सर्विलांस सोसाइटी, टेक्नोलॉजी एंड इमर्जिंग पॉलिटिकल प्रोसेस। टेक्नोलॉजी के सहारे पॉलिटिकल प्रोसेस को हम किस तरीके से देख रहे हैं, उसका सोसाइटी पर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। इसमें मतलब इसको बताने में एक बात को आप बिल्कुल गौर कीजिएगा कि ये सिर्फ कंसेप्ट ही नहीं है, इसको किसी ने दिया भी है। तो वो कंसेप्ट से जुड़े हुए कौन कौन से लोग हैं जिन्होंने इतने सारे बातों पर गौर किया और इसे जो है मतलब एक स्टडी का सब्जेक्ट मैटर माना। स्टेट पॉलिसी, डिजिटल डिवाइड एंड इंक्लूजन, टेक्नोलॉजी एंड चेंजिंग फैमिली रिलेशन, टेक्नोलॉजी एंड चेंजिंग हेल्थ सिस्टम, फूड एंड टेक्नोलॉजी, साइबर क्राइम। तो ये आपका 9th यूनिट है। 10th यूनिट में कल्चर एंड सिंबॉलिक ट्रांसफॉर्मेशन आता है, जिसमें साइन एंड सिंबल्स हो गया, रिचुअल्स, बिलीफ एंड प्रैक्टिस, चेंजिंग मटेरियल कल्चर, मोरल इकोनॉमी, एजुकेशन, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन, पिटी एंड स्पिरिचुअलिटी, कमोडिफिकेशन ऑफ रिचुअल्स, कम्युनलिज्म एंड सेक्युलरिज्म, कल्चरल आइडेंटिटी एंड मोबिलाइजेशन, कल्चर एंड पॉलिटिक्स। इसके अलावा जेंडर, बॉडी एंड कल्चर है, आर्ट एंड एस्थेटिक्स है, एथिक्स एंड मोरालिटी है, स्पोर्ट्स एंड कल्चर है, पिलग्रिमेज एंड रिलीजियस टूरिज्म है, रिलीजन एंड इकोनॉमी है, कल्चर एंड एनवायरनमेंट है, न्यू रिलीजियस मूवमेंट है। तो ये आपका
पूरा सिलेबस है जिसको हम लोगों ने डिस्कस किया। तो मैं फिर से उसी पॉइंट पर आता हूं कि आपको 3 स्टेप में अपनी चीजों को तैयार करना है। पहला इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन किसका, थिंकर और कंसेप्ट का। दूसरा अंडरस्टैंडिंग और तीसरा प्रैक्टिस। तो इनके सहारे आप जो है फर्स्ट टाइम में, मैंने पहले भी कहा कि फर्स्ट को आप लास्ट समझिए, फर्स्ट टाइम में आप अपने एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।